नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गांव की रातें में, जहां हर कहानी में मिट्टी की खुशबू है और हर शब्द में किसी बीते रिश्ते की गर्माहट। बताइए जरा, आप इस वक्त किस गांव या शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी गांव की रातें की ये रोशनी किन किन घरों की खिड़कियों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं तो चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी आपकी रात को और भी सुनहरी बना दे। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा जेस्चर किसी कहानीकार की रात रोशन कर देता है। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। चाय वाले की थाली। हर सुबह चाय की दुकान के बाहर एक थाली रखी मिलती है, किसी के आने से पहले। दुकान वाला कहता है, पिताजी की आदत थी, मैं निभा रहा हूं। बस इतना ही। लेकिन यकीन मानिए, कहानी यहीं पूरी हो जाती है। भोर का पहला उजाला अभी खेतों की सीमी पर रेंग ही रहा था कि गांव की पुरानी चाय की दुकान, कच्ची दीवारें, टीन की छत और सामने की ओर झुका हुआ एक लकड़ी का फट्टा अपने भीतर की आंच से जीवित होने लगी। रात की बारिश के बाद मिट्टी की महक हवा में घुली हुई थी और दूर तक खेतों पर ओस चमक रही थी, जैसे किसी ने हर पत्ती पर चुपके से चांदी छिड़कती हो। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे, जिसका तना इतना मोटा कि 3 आदमी मिलकर भी बाहें घेर न सकें, वही छोटा सा दुकान गंगाराम की दिन की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। गंगाराम ने भीतर मटमैली रोशनी में टंगी लालटेन को फूंक मारकर जला दिया। लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। उस नर्म उजाले में उसके चेहरे की झुर्रियां साफ दिखीं, गालों पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान की चमक और होंठों पर वही पुरानी स्थिरता, जैसे उसने मुस्कुराहट कहीं तह कर किसी डिब्बे में रख दी हो। चूल्हे के पास दालचीनी की छड़ी और मसाले का छोटा डिब्बा रखा था। उसने अंगीठी के कोयलों को सुलगाया और जब पानी से भरी केतली में चाय की पत्तियां पड़ी तो भाप के साथ एक मिट्टी सी गंध उठी। आधी याद, आधा वादा। दुकान के बाहर फूस की छत से लगातार टप टप करती बारिश की बूंदें अब रुक चुकी थीं, लेकिन छप्पर के किनारों से पानी अभी भी रेशमी धागे की तरह टपक रहा था। दूर कहीं बैलगाड़ी के पहियों की चर्र चर्र सुनाई दी। शायद किसी किसान ने भोर से पहले ही मंडी की राह पकड़ ली थी। गली के मोड़ पर ठहरी हुई हवा में एक कुत्ता अकड़कर जम्हाई ले रहा था और कुएं की तरफ से चहल पहल की शुरुआती फुसफुसाहटें आ रही थीं। किसी ने रस्सी खींची, लोहे की चरखी किक किक कर उठी। गंगाराम ने उस सब के बीच बिना किसी औपचारिकता, बिना किसी घूंघा पानी वही काम किया जिसे वह हर सुबह करता था। उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी, किनारों से घिसी हुई स्टील की थाली निकाली। थाली पर सालों के धुलने से भी न उतरने वाले चाय के हल्के दाग थे और बीच में उभरा छोटा सा फूल जैसा चिन्ह, जो बाजार की किसी औकातहीन नक्काशी का शेषांश लगता था। उसने थाली पर नर्म कपड़े से हाथ फेरा, जैसे किसी के माथे पर से बाल हटाता हो। आंच पर चाय उबलने लगी। खौलती भाप ने दुकान के भीतर चक्कर लगाए। गंगाराम ने एक पीतल के छोटे प्याले में चाय आधी भर दी। पूरी नहीं, यह आधी जैसे विधि का हिस्सा थी। चीनी वह आंख के अंदाज से डालता, दूध की पतली धार गिराता और कुछ बूंदें हमेशा बाहर छू जाती। थाली के उजले गोल पर एक एक कर छोटी छोटी भूरी बूंदें बिंदु बनाती, फिर धीमे धीमे फैलकर एक धुंधला फूल सा बन जाती। थाली पर उसने 2 बिस्कुट रखे, पुराने जमाने के, जिनकी खुरदरी सतहें चाय में डूबते ही अलग अलग परतों में बिखर जाती थीं। बिस्कुटों के बीच उसने एक तुलसी का पत्ता रखा, ताज़ा, गीला और सुगंध से भरा। दुकान के बाहर छोटे छोटे पत्थरों की बंधी चौहद्दी थी, जिसके भीतर वही जगह थी जहां थाली रखी जाती। गंगाराम वहां पहुंचा। चप्पल की पनही मिट्टी में थोड़ी ढंस गई और उसने थाली उतने ही आहिस्ता अंदाज में रख दी
जैसे कोई मंदिर की चौखट पर दीपक रखता है। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा जिसमें पीपल के पत्ते हल्के हल्के कांपते और सामने के कच्चे रास्ते पर उभरते छोटे छोटे पानी के आईने, जिनमें आसमान का फीका रंग उलटता पलटता। उसने थाली की दिशा ठीक की, मूढ़िया की भाप थाली तक आती रहे और जली हुई लकड़ियों की गर्मी से बिस्कुट नरम हो जाए। ये सब कुछ इतनी आदत और एहतियात से उसने किया कि लगता था हर चीज अपने अपने तय स्थान पर है। चाय की आधी मात्रा, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता और वह 1 इंच का फासला जहां थाली किनारे से रहनी चाहिए। जैसे कोई सूक्ष्म गणित हो इस सब में, जो आंखों में बसा बसा चल रहा था। पीछे से एक हल्की आवाज आई, आज तो भोर बहुत साफ है। गंगाराम। बोलने वाला नंदराम था, वही बूढ़ा किसान जो अक्सर पेड़ के तने के सहारे बैठकर लंबी सांसें लेता और हर बात में कोई किस्सा जोड़ देता। सिर पर गमछा बंधा, धोती घुटनों तक मोड़ी और पैरों में चिकनी मिट्टी जमी हुई। वह आकर पीपल के नीचे बैठ गया और आंखें मिचमिचाकर थाली की तरफ देखता रहा। हाँ काका, गंगाराम ने चूल्हे पर थपकी दी। रात भर बरखा हुई, अब हवा साफ है, चाय रख दी है मैंने। नंदराम ने भौहों के नीचे से मुस्कुरा देने की कोशिश की, पर आंखों में एक अजीब सी सोच चमकी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो और फिर सोचकर स्थगित कर दे। थाली रोज की तरह। उसने सिर्फ इतना कहा और खामोशी के उस ताने बाने में चूल्हे के कोयलों का मध्यम चटकना जैसे सिलाई बुनता रहा। सड़क की तरफ से हल्की आहट हुई, किसी बच्चे के कदमों की। राजू था, दुबला पतला, कंधे पर स्कूल का फटा झोला और आंखों में ठहरी हुई जिज्ञासा। वह दुकान के सामने आकर रुका, मगर उस रोज की तरह भीतर न घुसा। बाहर रखी थाली को एक बार देखा, फिर नजरें हटाकर पेड़ के पत्तों को गिनने लगा, जैसे कुछ नहीं देखा। उसके होंठों पर कोई सवाल खिलकर रह गया, पर उसने उसे शब्द नहीं दिए। आ गया तू भी राजू? गंगाराम की आवाज धीमी थी, जैसे वह किसी और चीज का ख्याल कर रहा हो। हाँ चाचा, राजू ने बस इतना कहा। मां ने कहा था लौटते में आधा किलो चीनी लेते आना। होगी, गंगाराम ने सिर हिलाया। अभी तो दुकान खुल रही है। राजू ने थाली की ओर एक बार फिर देखा। बिस्कुटों के कोने हल्के हल्के भाप के स्पर्श से गीले हो रहे थे। थाली के आसपास मिट्टी पर मोती सी ओस जमी थी और थाली के नीचे एक गोल सूखा निशान, जैसे पुराने दिनों का बचा हुआ गोला, मिट्टी पर अनछुए पांवों का कोई प्रतीक। गांव की जिन बातों में कोई ठोस जवाब नहीं होता, वे अक्सर एक कहावत बन जाती हैं। थाली भी कुछ ऐसी ही कहावत थी। जब जब नए आदमी गांव में आए, उन्होंने थाली के बारे में पूछा। पुराणों ने मुस्कुराकर बात बदल दी, और जो बहुत जिद कर बैठे, उन्हें किसी ने मंदिर और कुएं का रास्ता दिखा दिया। वहां जाओ, हवा ताजी होगी, सब भूल जाओ। लक्ष्मी ने भीतर से पर्दे के पीछे से झांका। उसका चेहरा सूखी नदी के किनारे जैसा शांत, पर कहीं से रिश्ता हुआ। वह थाली की ओर देखने से बचती, जैसे आंख गई तो कोई बंधा हुआ, दबाया हुआ दुख फिर फूट जाएगा। उसके हाथ में गुड़ का टुकड़ा और एक छोटी कटोरी थी, जिसमें उसने अदरक कूटी थी। वह सब कुछ चूल्हे के पास रखकर बिना बोले वापस अंदर चली गई। उसके पैरों के पायल की हल्की सी खनक आई और फिर घर का अंदरूनी अंधेरा उसे निगल गया। दूर मंदिर की घंटी बजी, पहली, फिर दूसरी, जैसे किसी ने सपने में से आंख मलकर धीरे धीरे दिन को जागने दिया हो। पंडित कैलाश के मंत्रों की फुसफुसाहट सुबह की ओस से मिलकर बहुत कोमल हो गई। बच्चों के स्कूल की तरफ से एक तिकोनी घंटी की टन टन आई। गायों के गले की घंटियां हिलते चलते राग बनाती, और इस सब के बीच दुकान के सामने थाली वैसी की वैसी रखी रही। आधी चाय की भाप में मंडराता हल्का सा वलय, बिस्कुटों के किनारों पर नमी की महीन चमक और तुलसी के पत्ते की सतह से उड़ती सुगंध। काका, राजू ने धीमे से कहा, ये थाली
किसके लिए? नंदराम ने गला खंखारा। उसने जवाब देने से पहले पेड़ की जड़ में उभरी मिट्टी पर अपनी उंगली से एक छोटा सा गोला बनाया, फिर उसे मिटा दिया। बेटा, वह बोला, सुबह की हवा में कितनी चीजें होती हैं, ओस, मिट्टी का सौंधापन, बछड़े की महक और कुछ ऐसी गंध भी जो हमें न दिखती है न पकड़ में आती है। थाली भी कुछ वैसी ही बात है। वह मुस्कुराया और मुस्कुराहट में उदासी के 2 धागे साफ दिखे। चाय पी, बहुत सवाल मत कर। राजू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा कि गंगाराम की निगाहें थाली पर टिकसी गई हैं, जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े दूर प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ी की धुंधली हेडलाइट्स देखता है। उस नज़र में इंतज़ार भी था और एक तरह का निश्चय भी कि जो होना है, जो रोज़ होता आया है, वही आज भी होगा। थोड़ी देर में सड़क से सुरेश आता दिखा। बाहों में फंसा नीला रेनकोट, पैर गीले और होठों पर वही बचे हुए सपने की मुस्कान। ओहो, वह बोला, आज भी थाली तैयार। उसने आंख दबाते हुए राजू से कहा, कभी न कभी तो पता लगेगा ना कि ये किसको मिलती है। गंगाराम ने इतने सालों में थाली के बारे में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। लोग पूछते, वह सिर्फ हूं कर देता। लोग हंसते, वह मुस्कुरा देता। और अगर कोई बहुत टटोलता तो वह बस इतना कहता, पिताजी की आदत थी, निभा रहा हूं। कानों को यही सुनने मिला, मगर उन शब्दों में एक पतला सा तार छिपा रहता, आवाज से नीचे की आवाज, जो किसी गहरी घाटी में गूंजती हुई धीरे धीरे खो जाती। उस सुबह भी उसने वही कहा, जैसे वह हर सुबह कहने को बाध्य हो, पिताजी की। वह ठहरा, फिर बोला, आदत थी। नंदराम ने उस वाक्य को आधे में ही पकड़ लिया, जैसे वह समझता हो कि बात का हिस्सा सिर्फ रस्म है। उसने एक लंबी सांस खींची और पीपल के पत्ते की तरफ देखने लगा, जिस पर ओस अब भी मोती सी टिके थे। कुएं की ओर से किसी औरत की आवाज आई, जल थोड़ा मीठा सा लग रहा है आज। दूसरी बोली, रात भर की बरखा से मिट्टी के नालों में गंध आ गई होगी। हंसी की छोटी सी बारीक लहर हवा में समा गई। गंगाराम ने थाली का रुख एक बार फिर ठीक किया। उसकी उंगलियां बहुत धीरे चलीं, जैसे पत्थर पर उभरे अक्षरों को पहचानती हों। उसने चूल्हे की आंच धीमी कर दी और दुकान के भीतर के छोटे गल्ले पर हाथ रखा, जैसे कोई प्रार्थना के बाद माथा टेकता है। पीछे से पायल की खनक फिर सुनाई दी। लक्ष्मी आई और बिना थाली की ओर देखे उसने काउंटर पर इलायची का छोटा सा डिब्बा रख दिया। सांझ को गेहूं पिसवाने हैं, उसने धीमे से कहा, जैसे बात भी हवा से कह रही हो। हाँ, गंगाराम ने सिर हिलाया, पहले सुबह हो जाने दे। राजू ने काउंटर पर 2 देर से पड़े सिक्के उंगलियों से खनक आए। एक छोटी सी धुन निकली। सुरेश ने मजाक किया, ये देखो सुबह सुबह संगीत। लेकिन उसके स्वर में भी थाली की तरफ एक झिझक थी, जैसे वे किसी कमरे के कोने में रखे उस बक्से के पास खड़े हों, जिसे कोई खोलता नहीं, मगर सबके भीतर उसके बारे में कोई कथा जीवित हो। दूर ठाकुर चंद्रकांत की हवेली की दिशा में कुछ कौए कांव कांव करते हुए उड़े। सुबह का उजाला अब थोड़ा तेज हो गया था। मिट्टी के टीले चमक उठे थे। दुकान के सामने कीचड़ में कहीं कहीं बैल के खुरों के निशान गहरे दिख रहे थे, मगर थाली के चारों ओर अजीब तरह से मिट्टी समतल थी, जैसे रात भर कोई भी वहां से गुजरा ही न हो। नंदराम ने यह बात देखी। उसने राजू से आंख मिलाई, पर कुछ कहा नहीं। राजू के भौहों के बीच एक महीन सी रेखा पड़ी, उम्र से ज्यादा गंभीर। उसने झोले का पट्टा कंधे पर ठीक किया और धीरे से पूछा, चाचा, थाली कब तक वहीं? गंगाराम ने उसकी बात बीच में ही थाम ली, न शब्द से न हाथ से, बस एक नजर से। जब तक सूरज ढलकर छतों पर तांबे सा नहीं हो जाता, वह बोला, तब तक थाली वहीं रहेगी। उसने फिर जोड़ दिया, और कोई इससे पहले छुएगा नहीं। उसकी आवाज में न आदेश था न धमकी, मगर बात ऐसे उतर गई जैसे कुएं की भीतरी दीवारों पर गिरती टप टप बूंदें, धीरे धीरे,
पर स्थायी। दुकान के पीछे से किसी बछड़े का मुंह रंभाया। हवा ने पीपल की शाख पर टंगे झूले को हल्का सा धक्का दिया। रस्सियां चर्र-मर्र बोली। मंदिर की तरफ से शंख की ध्वनि आई और उससे पहले जितने भी स्वर हवा में थे, चूल्हे की चट-चट, गुड़ की मीठी गंध, कच्ची दीवारों की सीलन, सब पल भर को उसी शंख ध्वनि में धुल गए। गंगाराम ने चाय के 2 ग्लास बनाए, नंदराम और राजू के लिए। सुरेश के लिए तीसरा ग्लास उसने आधा भरा, किसी पुराने निजी मजाक की तरह। तेरे लिए हमेशा आधा, उसने मुस्कुरा कर कहा। सुरेश ने कहा, अरे नहीं, आज पूरा करना, और फिर खुद ही हंस दिया। किसी ने थाली की ओर देखा, फिर न देखने का नाटक किया। किसी ने हवा की ठंडक महसूस की और मुस्कुराकर कंधों पर गमछा कस लिया। कोई बात नहीं कर रहा था, पर सब जानते थे कि बात वही है जो कहीं नहीं जा रही। धीरे धीरे सुबह अपना पूरा बदन खोलने लगी। रास्ता चहलकदमी से भरने को था। खेतों में काम पर निकलते लोगों का शोर उगने को था और चिड़ियों के पंखों से पानी झरझर गिरने को था। पर उस सबसे पहले भोर और सुबह के बीच के उस पतले से समय में दुनिया जैसे एक सांस रोककर खड़ी थी, थाली के सामने। फिर जाने किस कारण हवा एक पल को बिल्कुल थम गई। पीपल के पत्ते स्थिर, चूल्हे की लौ स्थिर, थाली पर उठती भाप स्थिर। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य उंगली से समय की सतह पर हल्का सा स्पर्श कर उसे रोक दिया हो। उस एक क्षण में गंगाराम ने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाकर कहा, आओ, और जैसे जुबान से निकले शब्द हवा की पगडंडी पर चल पड़े। कोई नहीं आया, कम से कम आंखें ऐसा ही कहती थीं, मगर थाली की भाप का वलय एक क्षण को अनचाहे कांप उठा। बिस्कुट का एक कोना जैसे हल्का सा झुक गया और तुलसी के पत्ते पर जमी ओस की एक बूंद बिना हवा के खुद ब खुद सरक कर किनारे आई और गिर गई। राजू ने सांस खींची। नंदराम ने आंखें झुका लीं, जैसे किसी और युग की याद अचानक कांधे पर आ बैठी हो। सुरेश ने मजाक की कोई बात सोची, पर शब्द गले में रुक गए और तभी दूर कहीं कुएं की चरखी बिना किसी ने छुए एक बार हौले से बज उठी। किक, इतनी हल्की, इतनी शीशे जैसी कि शायद वह केवल उसी को सुनाई दी जिसने सुनना चाहा। हवा फिर चली, पीपल के पत्ते हिले, चूल्हे की लौ ने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली और लकड़ी के कोयले को छुआ। दिन ने पहियों की पहली ढकेल ली, बैलगाड़ी के पहिए की चरचर और आंगन से निकली बर्तनों की खनखनाहट के साथ। गंगाराम ने किसी को कुछ नहीं समझाया। वह हमेशा की तरह काउंटर के पीछे लौट गया, ग्लास धोने लगा और बचे हुए दूध में पानी मिलाया। उसकी पीठ पर गीले कपड़े से बने हल्के धब्बे धूप में सूखने लग गए। लक्ष्मी ने भीतर से आवाज दी, चूल्हे पर देखना, दूध उफन न जाए। उसने हाँ कहा और उस हाँ में वही पुराना भार था जो इस गांव की सुबहें हर दिन ढोती हैं। थाली वहीं रही, जैसे किसी पुराने वादे का पत्थर। आधी चाय की भाप अब भी उठती रही। बिस्कुट का एक कोना थोड़ा सा घुल चुका था और तुलसी का पत्ता अपनी सुगंध से हवा को ढकता रहा। किसी ने उसे छुआ नहीं, किसी ने उसे हटाया नहीं, मगर गांव की हर चीज, हवा, पत्ते, चरखा, पानी, दालचीनी, शंख, सब मानो उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं, जैसे वह किसी बड़े अनदेखे वृत्त का केंद्र हो। सुबह पूरी तरह जाग गई थी, पर उस जाग में एक छोटा सा सपना अब भी जिंदा था। थाली की गर्माहट में, किसी के साझा नाश्ते की अनकही प्रतीक्षा में। और इतनी सी बात भर ने इस दिन को बाकी सब दिनों से अलग कर दिया, या यूं कहो वही बनाया जो हर दिन था। एक रस्म, एक रहस्य, एक थाली। गांव की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी, पर राजू के भीतर एक बेचैनी थी जो बाकी सबकी आंखों में नहीं थी। थाली वहीं रखी थी, धूप अब उसके किनारे से टकरा रही थी। चाय की भाप में सूरज की किरणें छोटे छोटे इंद्रधनुष बना रही थीं, लेकिन राजू की नजर सिर्फ उसी पर थी, जैसे कोई रहस्य सामने खड़ा होकर भी अनकहा रह जाए।
गंगाराम अब ग्राहकों को चाय दे रहा था। नंदराम, ठाकुर के नौकर हरिया और डाकिया गोविंद सब दुकान पर जुट चुके थे, लेकिन राजू का ध्यान बार बार थाली की ओर खींच रहा था। अरे सुनो तो, इस थाली की कहानी कुछ अजीब नहीं लगती? राजू ने धीरे से सुरेश से पूछा, जो उसके साथ चाय की प्याली थामे बैठा था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अबे तू फिर शुरू हो गया। पिछले महीने भी तूने यही पूछा था। कहीं भूत प्रेत की बात न बना दे। राजू ने धीमी आवाज में कहा, भूत प्रेत नहीं, पर कुछ तो है। कोई हर रोज यहां आता है सूरज निकलने से पहले और थाली से कुछ उठाता है। सुरेश ने थाली की तरफ देखा, फिर बोला, और तूने देखा है कभी? राजू की आंखों में चमक आ गई। आज देखूंगा। नंदराम, जो पीपल के तने से टिके बैठे थे, दोनों की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में हल्की थकान थी। बच्चे हो तुम, उन्होंने कहा। थाली की बात पूछो तो हर किसी के पास अलग जवाब है। कोई कहता है वो शिवनाथ की आत्मा है, कोई कहता है गंगाराम का बाप अब भी लौटता है। शिवनाथ? राजू ने पूछा। हाँ, नंदराम बोले, गंगाराम का पिता। बहुत साल पहले की बात है। उसी के जमाने से यह थाली रखी जाती है। पहले वो खुद रखता था, अब बेटा रखता है। सुरेश ने झुककर कहा, पर काका, अगर वो मर गया तो थाली क्यों? नंदराम ने धुआं उड़ाते हुए कहा, मरने के बाद भी कुछ रिश्ते रहते हैं बेटा। कुछ भूखें ऐसी होती हैं जो मिट्टी से नहीं मिटती। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजर अनायास गंगाराम पर गई। वही शांत चेहरा, वही धीमी हरकतें, जैसे वह जानता हो कि सब क्या सोच रहे हैं, पर कहने की जरूरत नहीं समझता। राजू, गंगाराम ने अचानक पुकारा। राजू चौंका। जी चाचा। जाओ, दुकान के पीछे की लकड़ी उठा लाओ, बारिश में भीग गई थी। राजू ने सिर हिलाया, पर जाते जाते एक बार फिर थाली को देखा। वह अब भी वैसी ही रखी थी, पर अब उसके किनारे पर एक पतली सी लकीर दिखी, जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो। राजू ने रुककर देखा। आसपास कोई नहीं था। उसने आगे बढ़कर थाली को ध्यान से देखा। बिस्कुट अब नरम हो चुके थे, लेकिन किसी ने उनमें से आधा हिस्सा काटा नहीं था। फिर भी उसकी सुगंध हवा में कुछ अलग थी, जैसे किसी ने अभी अभी चाय को छुआ हो। क्या देख रहा है? आवाज पीछे से आई, लक्ष्मी की। राजू घबरा गया। कुछ नहीं चाची, बस धूप बहुत तेज लग रही थी। लक्ष्मी ने थाली की ओर नहीं देखा। उसने आंखें झुका लीं और बोली, जब धूप तेज लगे तो दूर रहना बेटा, कुछ चीजें देखनी अच्छी नहीं होती। वह यह कहकर अंदर चली गई, पर राजू को उसकी बात में एक अनकहा डर महसूस हुआ। शाम ढली, आसमान लाल हो गया। गांव के बच्चे अपने घरों में समा गए। बैलों की घंटियां लौटती ध्वनि में बदल गईं। गंगाराम ने दुकान बंद करने से पहले थाली उठाई, धोया और अंदर रख दी। राजू पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था, जैसे किसी चोर की निगाहें किसी पूजा स्थल पर हों। कल सुबह सूरज से पहले मैं यहां रहूंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। सुरेश को खबर दी, सुबह 4 बजे मिलना। देखेंगे कौन आता है थाली लेने। सुरेश ने पहले तो मना किया, पागल है क्या, भूत उठे तो। पर जब राजू ने कहा, अगर डर लगा तो भाग जाना, तो वह भी मान गया। आधी हिम्मत आधा डर लेकर। रात गहराई। गांव के कुत्ते तक चुप थे। सिर्फ मंदिर के घंटे की दूर की गूंज और कहीं कहीं मेंढकों की टर्राहट। राजू और सुरेश चुपचाप दुकान के पीछे पहुंच गए। अंधेरा गाढ़ा था, जैसे हवा में भी मिट्टी मिली हो। दोनों ने पीपल के तने के पीछे जगह बनाई। थाली रखी नहीं अभी, सुरेश ने फुसफुसाया। गंगाराम रखेगा, राजू ने कहा, फिर देखना। थोड़ी देर बाद दरवाजे की कड़कड़ सुनाई दी। गंगाराम निकला, उसके हाथ में वही थाली। वह बिना बोले बाहर आया, मिट्टी पर थाली रखी और उतनी ही नरमी से भीतर लौट गया। अब सिर्फ हवा थी और 2 धड़कते दिल। समय बीतता गया। चांद बादलों के पीछे था और अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। थाली की चाय से हल्की भाप उठी, फिर वह हिलने लगी।
सुरेश ने राजू का हाथ दबाया। देख, थाली के पास धुंध का एक लहराता सा साया झुका। किसी इंसान की तरह आकार नहीं, पर किसी उपस्थिति की तरह जरूर। और तभी बिस्कुट का एक कोना जैसे किसी ने छुआ, बहुत धीरे। राजू ने कांपते हुए देखा। मिट्टी पर कोई पद चिन्ह नहीं थे, न कोई पांव की आवाज, न कपड़े की सरसराहट, बस एक ठंडी हवा जो उनके चेहरों से टकराकर चली गई। अगले ही पल साया गायब, भाप उठना बंद, थाली फिर स्थिर। दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, डर और हैरानी के बीच जमे हुए। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, चल चल घर चलते हैं, ये सही नहीं है। राजू ने कहा, नहीं, अब तो सच्चाई जानकर ही मानूंगा। वह आगे बढ़ा, थाली को छूने की कोशिश की, पर तभी अंदर से गंगाराम की आवाज आई। कौन है वहां? दोनों लड़के भागे, कीचड़ में पैर फिसलते, सांसें धौंकती हुई। पीछे से दरवाजे की खड़क और गंगाराम की लालटेन की रोशनी थाली के पास पहुंचती हुई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव में अजीब सन्नाटा था। चाय की दुकान खुली थी, पर थाली की जगह मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान बने थे, जैसे किसी ने भारी कदमों से वहां चला हो। गंगाराम शांत था, हमेशा की तरह। लक्ष्मी की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रात भर सोई न हो। नंदराम ने बस इतना कहा, कुछ चीजें देखना पाप है। राजू चुप था। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि सवाल था, वो क्या था जो आया था? और अगर वो इंसान नहीं था, तो हर सुबह ये थाली किसे दी जाती है? दूर मंदिर से शंख बजा, हवा चली और थाली पर रखा तुलसी पत्ता बिना किसी हाथ के पलट गया। राजू ने पहली बार महसूस किया, रहस्य सिर्फ डर से नहीं, किसी अधूरे रिश्ते से भी बनता है। और वहीं से उसकी जिज्ञासा अब जुनून बन गई। वह ठान चुका था, थाली की सच्चाई अब वो खोज कर रहेगा। सुबह बीत चुकी थी, मगर राजू के मन में रात का दृश्य अब भी धुंध की तरह फैला था। वह थाली, वह साया, वह बिना पांव के निशान, और गंगाराम की वह अजीब स्थिर निगाह। सुरेश ने तो साफ कहा था, अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा राजू। रात को फिर भूत दिखा तो घर वाले मार डालेंगे। पर राजू चुप था। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि एक जिद उभर आई थी। उसने तय किया, सच जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। दोपहर के वक्त जब खेतों में बैल जोतने निकले और गांव के बच्चे नहर किनारे खेलने चले गए, राजू चाय की दुकान के पास पहुंचा। गंगाराम कहीं बाहर गया था, लक्ष्मी भीतर आटा गूंथ रही थी। सिर्फ नंदराम काका वहीं थे, हमेशा की तरह पीपल के नीचे बैठे, गमछा सिर पर डाले, बीड़ी सुलगाते हुए। राजू धीरे से पास गया। काका, आप सब जानते हो ना? नंदराम ने बीड़ी का धुआं उड़ाया। हवा में घुला धुआं थोड़ी देर तक पीपल की पत्तियों में उलझा रहा। क्या जानना चाहता है तू बेटा? वो थाली, वो चाय और वो आदमी जो आता है सूरज निकलने से पहले। आप सब जानते हो, बस बोलते नहीं। नंदराम ने एक लंबी सांस ली। जानने की कीमत होती है राजू। गांव की कुछ बातें अगर खुल जाएं तो बरसों से टिके भरोसे टूट जाते हैं। राजू बोला, पर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस सच्चाई जानना चाहता हूं। नंदराम की आंखें अब कहीं दूर देखने लगीं, जैसे पीपल के पार किसी पुराने वक्त में झांक रही हों। बहुत साल पहले नंदराम ने शुरू किया। जब मैं तेरी उम्र का था, तब इस गांव में भी चहल पहल थी। बारिश सही वक्त पर होती थी, कुएं का पानी मीठा था और खेतों में सोना उगता था। उस समय इस दुकान पर गंगाराम नहीं, उसका बाप शिवनाथ चाय बनाता था। बड़ा हंसमुख आदमी, सबको नाम से बुलाता और चाय में ऐसी खुशबू डालता कि राह चलने वाले भी रुक जाते। फिर क्या हुआ काका? फिर एक बरसात की रात ठाकुर चंद्रकांत की हवेली से एक खबर आई। ठाकुर और शिवनाथ में किसी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उस रात शिवनाथ गायब हो गया। किसी ने उसे आखिरी बार मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास देखा था। राजू की सांस अटक गई। वही कुआं जहां से कल रात आवाज आई थी।
नंदराम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ वही। उसके बाद सुबह जब लोग जुटे तो कुएं के पास बस एक थाली पड़ी मिली, आधी चाय भरी हुई और 2 बिस्कुट रखे हुए। राजू चुप रहा। हवा में पीपल के पत्ते कांपे। कहते हैं, नंदराम ने आगे कहा, शिवनाथ को ठाकुर ने ही धक्का दिया था। जमीन उसी की थी, लेकिन ठाकुर चाहता था कि वो हस्ताक्षर कर दे, और जब उसने मना किया तो वह कभी लौटा नहीं। दुकान के भीतर से लक्ष्मी की आवाज आई, काका चाय तैयार है। नंदराम ने बीड़ी बुझाई, मगर राजू की नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। लक्ष्मी आई, दोनों के लिए 2 गिलास रखे। उसने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में वही पुराना डर, थाली की सुबह वाला। राजू ने धीरे से पूछा, चाची क्या शिवनाथ जी सच में? लक्ष्मी ने तुरंत बात काटी, ज्यादा पूछना ठीक नहीं बेटा, हर जवाब अच्छा नहीं होता। कुछ बातें अगर नींद में छोड़ दी जाए तो दिन शांति से निकलता है। राजू ने चुपचाप गिलास थामा। चाय में वही महक थी, वही जो हर सुबह उस थाली में उठती थी। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए की चर्र चर्र सुनाई दी। लाल पगड़ी और सफेद धोती में ठाकुर चंद्रकांत आया, उम्र 70 के पार, पर चाल अब भी गर्व से भरी। गंगाराम दुकान पर लौट चुका था। उसने झुककर ठाकुर को नमस्कार किया। गंगाराम, ठाकुर ने भारी आवाज में कहा, आज फिर थाली रखी देखी मैंने, ये तमाशा कब तक चलेगा? गंगाराम का चेहरा शांत। जितने दिन पिताजी का नाम सांसों में रहेगा ठाकुर साहब। तुम्हारे पिता की वजह से गांव में अफवाहें फैली हैं, भूत प्रेत की बातें बच्चों तक पहुंच गई हैं, इसे बंद करो। गंगाराम ने बिना नजर उठाए कहा, कुछ आदतें बंद नहीं होती ठाकुर साहब, वो व्रत बन जाती हैं। राजू ने सब देखा। ठाकुर की आंखों में झुंझलाहट थी, मगर भीतर कहीं डर भी। वह कुछ पल गंगाराम को देखता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ चला गया। पुराने पागलपन में अब भी जी रहा है। ठाकुर के जाते ही राजू ने दुकान के पीछे का रास्ता पकड़ा। पुराने लकड़ी के तख्तों के नीचे उसे कुछ चमकता दिखा। एक पुरानी तांबे की थाली, धूल से ढकी हुई, उस पर उभरे अक्षर मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, शिवनाथ 1959। राजू का दिल जोर से धड़का। उसने थाली को छूना चाहा, पर तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो बेटा? गंगाराम खड़ा था। राजू ने थरथराते हुए कहा, ये क्या है चाचा? गंगाराम ने मुस्कुराकर थाली उठाई, धूल झाड़ी। वो मेरी पहली याद है, पिताजी का हाथ था इसमें। जब दुकान शुरू की थी तब यही पहली थाली थी, वही जो अब हर सुबह बाहर रखी जाती है। पर क्यों? राजू का स्वर कांपा। गंगाराम ने बहुत धीरे कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था, जब तक ये थाली सुबह बाहर रखी जाएगी गांव का पानी कभी सूखेगा नहीं। राजू ने हांफते हुए पूछा, उन्होंने कहा था? पर वो तो। गंगाराम की आंखें अजीब सी चमकी। हाँ, कहाँ था? जिस रात वो लौटे थे। लौटे? राजू की आवाज बमुश्किल निकली। गंगाराम ने बिना कुछ और कहे थाली को वापस उसी जगह रख दिया। कुछ चीजें बेटा कब्र से भी गहरी होती हैं, उसने कहा, और धीरे से दुकान के भीतर चला गया। शाम ढल रही थी। राजू अकेला कुएं की दिशा में गया। वही पुराना कुआं जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, घास से ढका, किनारों पर काई और भीतर से आती ठंडी हवा। राजू ने झांक कर देखा, नीचे गहराई में अंधेरा था, लेकिन उसकी नथुनों में चाय की हल्की महक आई, जैसे वहां किसी ने अभी अभी प्याला रखा हो। पीछे से मंदिर की घंटी बजी। राजू ने सिर उठाया। सूरज की आखिरी किरण कुएं की दीवारों पर पड़ी, और एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से हल्की रोशनी की लौ जलाकर कहा हो, थाली रखना मत छोड़ना। राजू पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल में एक ही सवाल रह गया, क्या शिवनाथ सच में गया था, या वह अब भी चाय की भाप में जी रहा है? और उसी प्रश्न के साथ गांव के सबसे पुराने किस्से फिर से सांस लेने लगे। रात फिर आई। वही गांव,
वही दुकान, वही थाली, पर इस बार हवा में कुछ और था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे हवा किसी अनदेखे बोझ से भारी हो। लक्ष्मी घर के भीतर चूल्हे के पास बैठी थी। लालटेन की लौ हिल रही थी और उसके साए दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। कभी किसी आदमी की छाया, कभी किसी झुकी हुई थाली की। बाहर से चाय की भाप और भीनी दालचीनी की महक आ रही थी। गंगाराम दुकान बंद करने से पहले थाली रख चुका था। आज भी रखी? लक्ष्मी ने धीमे स्वर में पूछा, बिना उसकी ओर देखे। गंगाराम ने बस कहा, हाँ। और अगर कोई उसे न ले? गंगाराम ने एक पल को ठिठक कर कहा, अब तक तो हर दिन कोई न कोई ले ही गया है लक्ष्मी। उसने यह बात ऐसे कही जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। लक्ष्मी ने चूल्हे की आंच पर रखी रोटी पलटी। कभी सोचा है अगर कोई ले ही न जाए तो? गंगाराम कुछ नहीं बोला। लालटेन की रोशनी में उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और गहरी हो गईं। बाहर हवा तेज हो गई थी। पीपल के पत्ते आपस में टकराकर फुसफुसाने लगे, जैसे कई आवाजें मिलकर किसी पुरानी कथा को दोहरा रही हों। घर के भीतर बबली, राजू की छोटी बहन, सोई हुई थी। वह अचानक उठ बैठी और बोली, चाची, बाहर कोई खड़ा है। लक्ष्मी के हाथ से लकड़ी का बेलन गिर पड़ा। कौन? वही जिसने कल रात मुझे देखा था। लक्ष्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बबली को बाहों में ले लिया। कोई नहीं बेटा, नींद में सपना देखा होगा। बबली ने सिर हिलाया। नहीं चाची, मैंने सच में देखा। वो थाली के पास खड़ा था और उसकी आंखें धुआं जैसी थीं। लक्ष्मी ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। बबली, तूने ये किसी से कहना मत। सुबह हुई। पीपल के नीचे वही दृश्य। थाली रखी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। तुलसी का पत्ता गायब था। थाली में सिर्फ आधी चाय नहीं, मिट्टी की एक सूखी बूंद भी थी, जैसे कुएं की तलहटी से कोई कण ऊपर आ गया हो। गंगाराम ने उसे देखा, फिर धीरे से उठाया। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। राजू वहीं था, वह सब देख रहा था। चाचा, उसने कहा, थाली में ये मिट्टी कैसे आई? गंगाराम ने मुस्कुराने की कोशिश की। कभी कभी धरती भी चाय मांगती है बेटा। वह बात पूरी करके भीतर चला गया। राजू ने पीछे से लक्ष्मी को देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो अब शब्दों से नहीं, पर हर हरकत से टपक रहा था। मंदिर में घंटी बज रही थी। राजू वहां पहुंचा तो पंडित कैलाश तुलसी के पौधे में जल डाल रहे थे। पंडित जी, राजू ने कहा, क्या सच में शिवनाथ मरने के बाद लौटता है? पंडित ने उसकी तरफ देखा। क्यों पूछता है? राजू ने धीरे से कहा, मैंने कुछ देखा था और थाली में आज मिट्टी मिली है। पंडित ने जल का कलश नीचे रखा। ये मिट्टी साधारण नहीं। जब आत्मा अधूरी रहती है तो धरती भी उसे संभाल नहीं पाती, और तब वो हर सुबह किसी प्रतीक के जरिए लौटती है। प्रतीक? हाँ, कभी दीपक, कभी जल, कभी थाली। राजू के भीतर ठंड सी दौड़ गई। तो क्या ये सब सच है? पंडित ने कहा, जो दिखता है वो सच नहीं, जो हर रोज दोहराया जाता है वो सच होता है। और ये थाली बरसों से वही कर रही है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, लक्ष्मी मंदिर गई। वहां किसी ने उसे नहीं देखा, पर राजू ने दूर से देखा। वह कुएं की दिशा में जा रही थी, हाथ में वही तुलसी की पत्ती। वह कुएं के किनारे रुकी, मिट्टी पर झुकी और बहुत धीमे बोली, मैंने थाली रख दी है, अब शांति दो। राजू चुपके से पास गया, लेकिन एक सूखी टहनी उसके पैर से टूट गई। लक्ष्मी मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें गहराई कुछ और कह रही थी। तू यहां क्यों आया राजू? चाची, आप किससे बात कर रही थीं? लक्ष्मी ने थरथराते होंठों से कहा, उससे जिसे इस गांव ने भुला दिया, लेकिन वो हमें नहीं भूला। आपका मतलब शिवनाथ? लक्ष्मी की आंखें भर आईं। हाँ, वो हर सुबह आता है, और अगर थाली न रखी जाए तो क्या? राजू ने पूछा।
तो गांव का पानी सूख जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात गांव में हवा बहुत तेज चली। पीपल का पेड़ कांपता रहा, उसके पत्ते जैसे फुसफुसाते हुए चेतावनी दे रहे हों। गंगाराम दुकान के बाहर खड़ा था, थाली उसी जगह रखी थी। लक्ष्मी ने दरवाजे के पीछे से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। थाली के पास मिट्टी में हल्की सी हलचल थी, जैसे नीचे से कोई हिल रहा हो। अचानक थाली हिली। एक पल को लगा जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ। लक्ष्मी ने चीख रोक ली और दरवाजा भींच लिया। गंगाराम स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसे डर नहीं बल्कि प्रतीक्षा हो। वह बोला, पिताजी, चाय ठंडी हो जाएगी। हवा का झोंका आया, थाली की भाप लहराई और पीपल के नीचे जमीन हल्के से कांप गई। लक्ष्मी कांपते हाथों से दीवार पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, एक गहरा अपराध बोध भी था। रात बीत गई। सुबह गांव वालों ने देखा, थाली गायब थी। जहां थाली रखी थी वहां गीली मिट्टी का निशान था और उसके बीच में एक बिस्कुट आधा दबा हुआ। राजू ने मिट्टी छुई, वो ठंडी थी, पर उसके भीतर से चाय की महक आ रही थी। गंगाराम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस आसमान की ओर देखा और बहुत धीरे बोला, वो नाराज है। लक्ष्मी वहीं खड़ी थी, आंसू गिरते रहे। उसने फुसफुसाकर कहा, वो आज रात लौटेगा? राजू ने पूछा, कौन? वह बोली, वो जिससे मैंने खुद उस कुएं में गिरते देखा था। बरसात के बाद की वह सुबह गांव में असामान्य रूप से धुंधली थी। आसमान पर सूरज था, पर धूप धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे किसी ने आसमान और जमीन के बीच सफेद पर्दा डाल दिया हो। राजू चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। मिट्टी में नमी थी और पीपल के पत्तों से ओस टपकती जा रही थी। थाली आज भी रखी थी, मगर कुछ बदला हुआ था। चाय ठंडी थी और बिस्कुटों पर मिट्टी जमी हुई। गंगाराम चुपचाप थाली को उठा रहा था, उसकी आंखों में एक शून्यता थी। नंदराम धीरे धीरे वहां पहुंचे, बीड़ी सुलगाते हुए बोले, काका, रात अजीब थी, हवा जैसे किसी के नाम से भरी हो। गंगाराम ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, आज ठाकुर साहब आएंगे। राजू चौंक गया, क्यों? गंगाराम ने बस एक बार ऊपर देखा और कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कुछ बातें मिट्टी से बाहर निकलें। दोपहर होते होते ठाकुर चंद्रकांत की हवेली का दरवाजा खुला। राजू, नंदराम और गंगाराम तीनों उस ओर जा रहे थे। हवेली गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर थी। बड़े दरवाजे पर पीतल के छल्ले, दीवारों पर काई और बरामदे में सन्नाटा, जैसे बरसों से कोई वहां बोलचाल न करता हो। अंदर ठाकुर बैठे थे, सफेद धोती, लाल पगड़ी और आंखों में अजीब थकान। उनके हाथ में पुरानी तांबे की प्याली थी, जिसमें वे हर बार आधी चाय ही भरते थे, जैसे कोई आदत जो कभी छूटी ही नहीं। गंगाराम ने झुककर नमस्कार किया। ठाकुर ने कहा, कहिए, आज यहां आने की क्या जरूरत? गंगाराम ने धीरे से कहा, बात जरूरत की नहीं ठाकुर साहब, जवाब की है। हवेली में सन्नाटा छा गया। ठाकुर ने प्याली रखी और खिड़की की ओर देखने लगे। कौन सा जवाब चाहते हो गंगाराम? गंगाराम ने एक सांस ली। उस रात का, जब मेरे पिता शिवनाथ इस गांव से गायब हुए। राजू और नंदराम दोनों ठिठक गए। ठाकुर की उंगलियां कांप उठीं। इतने साल बाद ये सवाल? सालों का हिसाब नहीं ठाकुर साहब। उस रात से हर सुबह एक थाली रखी जाती है ताकि ये गांव जिंदा रहे। अब बताइए, मेरे पिता ने क्या किया था कि उन्हें मौत मिली? ठाकुर ने नजर झुका ली। उन्होंने हदें पार की थीं। राजू बीच में बोला, कौन सी हदें? ठाकुर ने गहरी सांस ली। जमीन की। मंदिर के पीछे वाली जमीन मेरी थी, पर शिवनाथ ने कहा कि वो गांव की है। मैं जिद पर अड़ा, वो भी नहीं झुके। उस रात तूफान था। हम दोनों वहां पहुंचे और वह रुक गए। गंगाराम ने धीरे से पूछा, और फिर? ठाकुर की आंखों में आंसू भर आए। और फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। नंदराम की बीड़ी हाथ से गिर गई।
राजू के कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। ठाकुर कांपती आवाज में बोले, मैंने सोचा वो मर गया। अगले दिन जब कुएं के पास गया तो सिर्फ एक थाली मिली जिसमें आधी चाय थी। गंगाराम की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी पीड़ा। आपने मेरे पिता को सिर्फ मारा नहीं ठाकुर साहब, आपने उन्हें अधूरा छोड़ दिया, इसलिए वो लौटे। ठाकुर ने कांपते हुए कहा, मुझे मालूम है, वो हर रात मेरी हवेली के पीछे से गुजरते हैं, दीवारों पर चाय की महक रह जाती है। राजू ने सहमक कर पूछा, आपको कैसे पता? ठाकुर ने धीरे धीरे एक दराज खोली। अंदर से उन्होंने एक पुराना खत निकाला जिसके किनारे पीले हो चुके थे। खत पर लिखा था, थाली रखना मत भूलना, नहीं तो यह मिट्टी फिर प्यासा हो जाएगी। शिवनाथ गंगाराम ने कांपते हुए खत थामा। ये आपने रखा था? नहीं, ठाकुर बोले, ये मुझे सुबह दरवाजे के नीचे मिला था, उसी रात जब तूफान रुका। उसी समय हवेली के बाहर से कदमों की आहट आई। लक्ष्मी आई, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। बस कीजिए ठाकुर साहब, उसने कहा, अब और सच मत बोलिए। गंगाराम ने उसकी ओर देखा। तुम जानती थी? लक्ष्मी की आंखें भर आईं। हाँ, मैंने ही देखा था। ठाकुर ने धक्का दिया और आपसे कहा कि वो फिसल गए। मैं तब डर गई थी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। गंगाराम की मुट्ठियां भींच गईं। तुमने छुपाया? हाँ, लक्ष्मी रो पड़ी, क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा हर रात मुझसे मिलने आती थी। वो कहते थे, जब तक मेरा बेटा सच नहीं जानेगा मैं शांति नहीं पाऊंगा। ठाकुर अब रो रहे थे। मैंने प्रायश्चित किया है गंगाराम, मैंने हर बरस मंदिर में दान दिया, जल चढ़ाया, लेकिन वो थाली, वो मेरी नजरों में हर सुबह पड़ती रही। गंगाराम ने भारी स्वर में कहा, वो थाली मेरे पिता की आत्मा नहीं, इस गांव की सांस है। अगर वो ना होती तो यह गांव कब का सूख चुका होता। राजू ने पूछा, पर अब क्या होगा? गंगाराम ने कहा, अब वो खुद जवाब देंगे। रात आई, हवेली के बाहर आंधी चली। गंगाराम, ठाकुर, लक्ष्मी, नंदराम, राजू सभी मंदिर के पीछे पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर हवा घूम रही थी और भीतर से एक गहरी गंध उठ रही थी, मिट्टी, चाय और राख की। गंगाराम ने थाली रखी, आधी चाय, 2 बिस्कुट और एक तुलसी का पत्ता। ठाकुर कांप रहे थे। अगर वो लौटे, गंगाराम बोला, तो आप उन्हें देखेंगे जैसे मैंने बरसों महसूस किया। हवा तेज हुई, कुएं के भीतर से हल्की सी गड़गड़ाहट आई, थाली हिलने लगी, चाय छलकने लगी। फिर एक हाथ उभरा, मिट्टी में लिपटा पर इंसानी। लक्ष्मी चीख पड़ी, ठाकुर पीछे हटे, राजू जमे रह गया। गंगाराम शांत था। वह आगे बढ़ा, उस मिट्टी के हाथ को अपने दोनों हाथों में थामा और बोला, पिताजी, अब सबने सच जान लिया, अब शांति पाओ। हवा थम गई, थाली का प्याला खाली हो गया। कुएं की गहराई से बस एक आवाज आई, अब गांव को पानी मिलेगा। अगली सुबह वर्षों के बाद गांव के सभी कुएं भर गए। मिट्टी से पानी रिसने लगा, खेतों में नमी लौट आई। ठाकुर हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर अपराध और मुक्ति का अजीब संगम था। लक्ष्मी मंदिर गई और दिया जलाया। गंगाराम ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब थाली कोई आदत नहीं, अब ये कर्ज है जो पूरा हो गया। नंदराम ने सिर झुकाकर कहा, तेरे पिता आज सच में लौट गए बेटा। राजू ने आसमान की ओर देखा। सूरज साफ था, हवा हल्की थी और कुएं के पास थाली खाली पड़ी थी, मगर उसकी चमक अब भी वैसी ही थी और दूर मंदिर की घंटी में वही पुराना स्वर गूंज रहा था, थाली रखना मत छोड़ना। सुबह की हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने गांव के माथे से बरसों पुरानी परछाई उतार दी हो। कुएं के चारों ओर मिट्टी गीली थी, पर हवा में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। गंगाराम दुकान पर बैठा था। पहली बार उसके चेहरे पर थकान के नीचे हल्की मुस्कान झलक रही थी। राजू ने पास आकर पूछा, चाचा, अब सब खत्म हो गया ना?
गंगाराम ने सिर झुकाया। कुछ खत्म हुआ है बेटा, पर कुछ अब शुरू हुआ है। राजू ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? गंगाराम ने जवाब नहीं दिया। उसने काउंटर के नीचे से पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें पुराने बिल, टूटे प्याले और नीचे दबा हुआ एक पीला लिफाफा था। वही जो ठाकुर ने कल रात दिखाया था, मगर अब उस पर नई स्याही के निशान थे। सड़क पर साइकिल की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। डाकिया गोविंद आ रहा था। वही पुराना हंसमुख चेहरा, जिसकी मूंछें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अरे गंगाराम, उसने पुकारा, सुना है तूफान के बाद कुएं फिर भर गए? वाह रे, तेरे पिता की थाली अभी भी कमाल दिखा रही है। गंगाराम मुस्कुराया। गोविंद काका, तुम्ही से तो कुछ पूछना था। पूछ बेटा, अब बूढ़ा हूं, पर यादें अभी तक पोस्ट ऑफिस की दराजों में रखी हैं, उसने मजाक में कहा। गंगाराम ने वह पीला लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। काका, ये खत आपके पास से गया था ना? गोविंद ने चश्मा लगाया, कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अरे बाप रे, राजू ने उत्सुक होकर पूछा। क्या हुआ काका? गोविंद ने गहरी सांस ली। ये वही खत है जो 30 साल पहले मेरे हाथ में आया था, मगर जिसे मैं पहुंचा नहीं पाया। गोविंद की आंखों में बरसों पुरानी तस्वीरें तैरने लगीं। उस दिन बहुत बारिश थी, रास्ते बंद थे, पोस्ट ऑफिस तक पानी भर गया था। एक लिफाफा था, भेजने वाला शिवनाथ। नाम देखा तो चौंक गया, क्योंकि उसी हफ्ते उसकी मौत की खबर आई थी। मैंने सोचा किसी ने मजाक किया है, लेकिन फिर रात को मैंने उसे खोला। उसमें बस एक ही वाक्य था, थाली रखना मत भूलना, नहीं तो मिट्टी प्यासा मर जाएगा। मैं डर गया और अगले दिन जब हवेली के दरवाजे पर गया तो देखा कोई दरवाजे के नीचे वही खत रख गया था। राजू ने धीरे कहा, मतलब वो खत आपने नहीं रखा था? गोविंद ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं तो बस डाकिया था, पर उस दिन किसी ने मुझे जंगल के रास्ते में रोका। बारिश में पीले कुर्ते वाला आदमी, जिसने कहा, गोविंद, ये खत ठाकुर तक पहुंचना जरूरी है। कैसा आदमी? गंगाराम ने पूछा। उसकी आंखें अजीब थीं। गोविंद बोला, भूरी, पर उनमें कोई परछाई नहीं। और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो गायब था। लक्ष्मी, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ी थी, बोली, भूरी आंखें शिवनाथ की भी ऐसी ही थीं। गंगाराम के हाथ से प्याला छूट गया। काका, आपने तब किसी को बताया क्यों नहीं? बताया था, गोविंद ने कांपती आवाज में कहा। पंडित कैलाश को। उन्होंने कहा था, जो खत मरे हुए भेजें उसे पढ़ना नहीं चाहिए, उसे निभाना चाहिए। मैंने इसलिए उसे हवेली तक पहुंचाया। राजू के मन में सवालों की गड़गड़ाहट थी। तो ये खत आत्मा ने भेजा था? गोविंद ने गंभीर होकर कहा। हाँ, और ऐसा सिर्फ तब होता है जब आत्मा किसी अधूरे वादे से बंधी हो। तेरे पिता ने उस थाली की शपथ ली थी, गांव का पानी कभी सूखने न देना। उनकी मृत्यु से वो वादा अधूरा रह गया, इसलिए वो खत आया था, वादे की याद दिलाने। शाम ढलते ढलते मंदिर के घंटों की आवाज आई। गंगाराम, राजू और गोविंद वहां पहुंचे। पंडित कैलाश दीपक जला रहे थे। उन्होंने सब सुना, फिर शांत स्वर में बोले, आत्मा का संदेश धरती पर तभी पहुंचता है जब कोई जीवित व्यक्ति उसे मार्ग देता है। उस दिन गोविंद का मन डर से खुला था। उसी राह से शिवनाथ का वचन आया। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन तूफान में एक और आदमी भी गायब हुआ था। सब चौंक गए। कौन? गंगाराम ने पूछा। पोस्ट ऑफिस का मुंशी रामदीन, पंडित बोले। वो उसी दिन गया था जब गोविंद को वो खत मिला था। उसे भी किसी ने पुकारा था, कुएं की दिशा में। गोविंद ने तुरंत कहा, हाँ, मैं उसे ढूंढने गया था। उसकी टॉर्च और जूता मिला था, मगर आदमी नहीं। राजू की रूह कांप गई। तो क्या उसने भी उस आत्मा को देखा था? पंडित ने सिर झुकाया। शायद उसने देखा नहीं, पर सुना जरूर था।
और जिसने सुना वो लौट नहीं सका। रात गहराने लगी। लक्ष्मी घर लौटी, मगर अब वह खुद से डर रही थी। उसने दीपक जलाया और बुदबुदाई, शिवनाथ जी, आपका वादा हमने निभाया, अब तो शांति दीजिए। दीपक की लौ कांपी। दीवार पर शिवनाथ की परछाई सी आकृति उभरी, सिर्फ कंधों तक, बिना चेहरा। लक्ष्मी ने घुटनों पर सिर रख लिया। मैंने वो सच क्यों छुपाया? वह रो पड़ी। अचानक हवा चली और वही लिफाफा जो गंगाराम ने संदूक में रखा था, दरवाजे से उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरा। उस पर नई स्याही में लिखा था, अब वादा नया है, थाली तुम्हारे बेटे के हाथों रखी जाएगी। अगली सुबह गंगाराम ने राजू को बुलाया। उसने थाली उसकी ओर बढ़ाई। अब ये तुम्हारा काम है बेटा, राजू ने कांपते हुए कहा। मैं? हाँ, गंगाराम बोला, पिता का वादा पूरा करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। मैंने जितना निभाया, अब आगे तुम्हारा समय है। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने थाली दोनों हाथों से थामी। वही पुरानी थाली, वही दाग, वही सुगंध। गोविंद बोला, तेरे हाथ में है अब गांव की सांसें। लक्ष्मी ने तुलसी का पत्ता दिया। अब तू रखेगा तो आत्मा को शांति मिलेगी। राजू दुकान के बाहर गया। पहली बार उसने थाली जमीन पर रखी। चाय की भाप उठी, बिस्कुट रखे, तुलसी पत्ती हिली, हवा चली, पर इस बार उसमें डर नहीं था, एक शांति थी, जैसे आत्मा ने सिर झुका लिया हो। रात के तीसरे पहर जब सब सो चुके थे, राजू को लगा कोई पुकार रहा है। वह उठा, बाहर गया। थाली के पास एक छोटा कागज पड़ा था, गीला, लेकिन उस पर लिखा साफ था, धन्यवाद बेटा, अब गांव तुम्हारे हाथों सुरक्षित है। शिवनाथ राजू की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच एक क्षीण प्रकाश झलक रहा था और कुएं की गहराई से आती हल्की चाय की महक ने सारी हवा को भर दिया। सूरज उगा, साफ, उजला और पानी से भरा हुआ। पीपल के नीचे थाली चमक रही थी और गंगाराम दूर से देख रहा था। अब यह गांव जिंदा रहेगा, उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने सिर झुकाया, क्योंकि अब वादा किसी एक का नहीं, पीढ़ियों का है। और मंदिर की घंटी की गूंज में हवा में फिर वही फुसफुसाहट घुल गई, थाली रखना मत भूलना। गांव के ऊपर फिर वही बादल मंडरा रहे थे, भारी, नीले और गंध से भरे हुए। धरती ने सांस रोक रखी थी और हवा में किसी पुराने डर की गूंज महसूस हो रही थी। राजू थाली रखकर लौट ही रहा था जब सुरेश दौड़ता हुआ आया, भीगा हुआ, सांसें फूली हुई। राजू, तूने सुना? पुराने तालाब के पास फिर अजीब आवाजें आई हैं, जैसे कोई बोल रहा हो। राजू का चेहरा गंभीर हो गया। आवाजें? हां, सुरेश ने कांपती आवाज में कहा। लोग कहते हैं किसी ने वहां चाय की खुशबू महसूस की है, बारिश में। राजू ने थाली की ओर देखा। आज की चाय पूरी सूख चुकी थी, बिस्कुट भुरभुरे हो चुके थे। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, एक आह्वान जैसा। चल देखते हैं, उसने कहा। रात उतर चुकी थी। पीपल के पेड़ की डालियां हवा में चीख रही थीं। मंदिर से दूर बिजली कौंध रही थी और हर बार रोशनी में मिट्टी चमक उठती थी। राजू और सुरेश दोनों लालटेन लेकर तालाब की दिशा में चले। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन हवा में वही जानी पहचानी महक थी, चाय की। राजू, सुरेश ने फुसफुसाया, कहीं ये वही है ना? राजू ने कहा, अगर वही है तो आज वो हमें कुछ बताने आया है। दोनों जब तालाब के पास पहुंचे, पानी काला दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने आसमान को उल्टा पलटकर उसमें डाल दिया हो। और फिर किसी ने बोलने जैसा कुछ किया। राजू! राजू ठिठक गया। आवाज हल्की थी, पर इतनी साफ कि हवा भी रुक गई। तू अब वादा निभा रहा है, लेकिन एक वादा और बाकी है। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया। राजू, ये क्या था? राजू ने लालटेन ऊंची की। हवा में भाप सी उठ रही थी, जैसे कहीं पास में कोई चाय उबल रही हो। कौन? उसने पुकारा। तालाब की सतह हल्की हिली, पानी में लहरें बनी और एक आकृति उभरी।
शिवनाथ की परछाई जैसे चांदनी की राख से बनी हो। उसने कहा, मैं गया, लेकिन मेरा अपराधी अभी पूरी तरह माफ नहीं हुआ। जो मेरे साथ कुएं में गिरा था वो अब भी भटक रहा है। राजू के होश उड़ गए। आपके साथ कोई और भी गिरा था? हाँ, आवाज आई, वो जिसे ठाकुर ने भेजा था मुझे रोकने, रामदीन। सुरेश कांपते हुए बोला, वो तो पोस्ट ऑफिस वाला मुंशी था ना? हाँ, आवाज ने कहा, वो मुझे चिट्ठी देने आया था, ठाकुर का संदेश लेकर। लेकिन जब मैंने सच्चाई बताई कि जमीन मंदिर की है, ठाकुर ने दोनों को मिटा देने का आदेश दिया। तूफान की रात में उसने मुझे धक्का दिया। रामदीन ने बचाने की कोशिश की, पर वो भी गिर पड़ा। आवाज धीमी पड़ गई। उसकी आत्मा अब भी नहीं लौटी। वो हर साल बरसात में उसी तालाब के पास चाय की गंध के साथ लौटती है। राजू ने आंसू रोकते हुए पूछा, आपको शांति तो मिली ना? शिवनाथ की परछाई मुस्कुराई, अब मिल जाएगी, जब रामदीन को भी मिलेगा। तू ही कर सकता है ये। अगली सुबह राजू दौड़ता हुआ दुकान पहुंचा। गंगाराम वहीं बैठा था, आंखों में थकान की झील ली। चाचा, राजू बोला, रामदीन भी कुएं में गिरा था, वही जो पोस्ट ऑफिस में था। गंगाराम ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तू ये कैसे जान गया? राजू ने सारी बात बताई। लक्ष्मी वहीं आ गई, चेहरा पीला। मैंने भी उसे देखा था, उसने कहा। बरसों पहले की एक बरसात में वो खिड़की के बाहर खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में कोई कागज ली। गंगाराम ने माथे पर हाथ रख लिया। तो यही वजह है कि हर साल बरसात में कुएं से आवाजें आती हैं। उस शाम बारिश फिर से शुरू हुई। बिजली चमक रही थी और आसमान में घने बादल गड़गड़ा रहे थे। राजू, गंगाराम, सुरेश और लक्ष्मी चारों मंदिर के पीछे पहुंचे। कुएं के पास पानी भर चुका था। राजू ने थाली रखी, आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता। फिर उसने एक और थाली निकाली, वही जो शिवनाथ के नाम थी। ये दूसरी किसके लिए? सुरेश ने पूछा। राजू बोला, रामदीन के लिए, वो भी तो भूखा है, शांति का। बरसात की बूंदें थाली में गिरती रहीं। बिजली कौंधी। कुएं की दीवारों पर 2 परछाइयां दिखीं, एक शिवनाथ की, एक किसी अजनबी की। गंगाराम ने कांपते हुए कहा, पिताजी। और हवा में चाय की खुशबू फैल गई। तालाब की ओर से हल्की रोशनी उठी। राजू ने देखा, पानी में 2 हाथ जुड़ रहे थे। आवाज आई, अब हम दोनों लौट रहे हैं, धन्यवाद बेटा। बिजली की एक तेज चमक हुई और फिर सब कुछ शांत। बरसात के अगले ही दिन गांव का आसमान साफ था। हवा में मिट्टी की सोंधी गंध थी और मंदिर के घंटे की आवाज पहली बार डरावनी नहीं, शांतिपूर्ण लग रही थी। पर राजू के मन में कुछ असामान्य था, एक अधूरापन, जैसे किसी कहानी का आखिरी पन्ना अभी तक पलटा न गया हो। गंगाराम दुकान पर बैठे थे और पहली बार उन्होंने थाली नहीं रखी थी। राजू ने पूछा, चाचा, आज थाली क्यों नहीं? गंगाराम ने थकी हुई मुस्कान दी, क्योंकि आज उसका अर्थ बदल गया है बेटा। अब ये सिर्फ आत्माओं के लिए नहीं, एक परंपरा बन चुकी है। पर पंडित कैलाश ने बुलाया है, कुछ कहना चाहते हैं। राजू का मन धक धक करने लगा। दोपहर का समय था। मंदिर की सीढ़ियां धूप में तप रही थीं, लेकिन भीतर ठंडक थी। तुलसी के पौधे के पास दीपक जल रहा था और धूप की लकीरों में धूल के कण नाच रहे थे। पंडित कैलाश ग्रंथ खोले बैठे थे। पुराने पन्नों पर तिलक के निशान और तेल के धब्बे थे। राजू, गंगाराम, लक्ष्मी और नंदराम वहीं पहुंचे। पंडित जी, गंगाराम ने कहा, आपने बुलाया था? कैलाश जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में वह ज्ञान था जो न किताबों से आता है न उम्र से, सिर्फ अनुभव से। हाँ गंगाराम, उन्होंने कहा, अब समय है कि तुम सब उस बात को जानो जो शिवनाथ भी नहीं जानता था। पंडित ने ग्रंथ के एक पन्ने पर उंगली रखी। यह देखो, उन्होंने कहा, यह हमारे गांव की असली पहचान है।
इसका नाम है जल संवरण तंत्र। इसमें लिखा है कि सदियों पहले इस धरती पर पानी का वरदान एक अर्षि ने दिया था, लेकिन शर्त यह थी कि हर पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति प्राणदान थाली रखेगा। प्राणदान थाली? राजू ने पूछा। हाँ, पंडित बोले, एक थाली जिसमें अन्न या चाय जैसी कोई चीज रखी जाए जो धरती की आत्मा को अर्पण हो। ऐसा न किया जाए तो धरती प्यास से मर जाएगी। यही कारण था कि शिवनाथ हर सुबह थाली रखते थे। वह इस परंपरा को निभा रहे थे, भले ही उन्हें इसका असली अर्थ नहीं पता था। गंगाराम धीरे से बोला, तो पिताजी आरशी की शर्त निभा रहे थे? पंडित ने सिर हिलाया। और अब वही दायित्व तुम्हारे बेटे पर आ गया है। राजू के चेहरे पर प्रश्न और भय का मिश्रण था। पर क्यों मैं? पंडित ने धीरे से कहा, क्योंकि तूने ही उस वचन को सुनकर निभाया है जो अब तक सिर्फ हवा में था। आत्माएं तुझसे इसलिए बोली क्योंकि तू उस वंश का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उस वादे का वारिस है। पीछे बैठे नंदराम ने गला साफ किया। पंडित जी, मैंने बचपन में अपने दादा से सुना था कि हर 100 बरस में एक ऐसा लड़का जन्म लेता है जो धरती की गंध को महसूस कर सकता है। शायद वही तो राजू है। बरसात में जिस तरह उसने चाय की महक सूंघी थी, वो साधारण नहीं। राजू चुप हो गया। गंगाराम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, तू अब हमारे गांव का रक्षक है। यह कोई बोझ नहीं, यह सम्मान है। पंडित कैलाश ने दीपक की लौ बढ़ाई। पर ध्यान रखना राजू, अगली बरसात में थाली सिर्फ रखना नहीं, साक्षी बनना होगा, क्योंकि उस दिन आरशी की आत्मा लौटेगी यह देखने कि वादा अब भी निभाया जा रहा है या नहीं। अगर थाली नहीं रखी गई तो धरती फिर सूख जाएगी, और इस बार हमेशा के लिए। लक्ष्मी ने कांपते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है पंडित जी? हो सकता है, उन्होंने कहा, क्योंकि शिवनाथ की आत्मा अब मुक्त है, पर धरती की आत्मा अब भी इंतजार में है। वह तभी शांत होगी जब अगली पीढ़ी उसी श्रद्धा से प्राणदान थाली रखेगी, बिना भय, बिना लालच। राजू को मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया। वहां पुरानी पीतल की थालियां रखी थीं, कुछ टूटी, कुछ काली पड़ी हुई। पंडित कैलाश ने कहा, इनमें से हर थाली किसी ने रखी थी अपने समय पर। उन्होंने राजू को एक पुरानी लेकिन चमकीली थाली दी। उसके बीच में लिखा था, संरक्षणम जलस्य। पानी का संरक्षण ही जीवन का धर्म है। राजू ने दोनों हाथों से थाली ली। दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में वही दृढ़ता दिखी जो बरसों पहले शिवनाथ की आंखों में थी। अब तू जलव्रती कहलाएगा, पंडित बोले। हर बरसात में जब पहली बूंद गिरे तू थाली रखेगा, और जब तक यह परंपरा चलेगी गांव कभी सूखेगा नहीं। वापसी में रास्ते पर चलते हुए गंगाराम बोला, पिताजी को आखिरकार शांति मिल गई और अब मैं भी चैन से जी सकता हूं। मैंने अपना काम पूरा किया। लक्ष्मी ने पूछा, और अब? गंगाराम ने मुस्कुराया, अब गांव का भविष्य राजू के हाथों में है। मैंने थाली रखी थी डर से, वो रखेगा विश्वास से। रात गहराई। पीपल के नीचे हवा में फिर वही सुगंध घुली, पर इस बार वह डर नहीं थी, आशीर्वाद थी। राजू थाली लेकर आया। आधी चाय, 2 बिस्कुट, एक तुलसी पत्ता और साथ में एक दीपक जो उसने पहली बार जोड़ा। ये दीपक किस लिए? सुरेश ने पूछा, जो अब भी थोड़ा डरपोक था पर साथ आया था। राजू बोला, क्योंकि अब यह थाली सिर्फ आत्माओं के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए है, ताकि अगली पीढ़ी भी याद रखे कि कोई भी गांव तब तक जिंदा है जब तक उसमें कोई एक व्यक्ति देने का साहस रखता है। हवा में थाली की भाप और दीपक की लौ एक दूसरे में मिल गए और मंदिर की घंटी बिना किसी हाथ के अपने आप बज उठी। पंडित कैलाश ने दूर से देखा और मुस्कुराए। शिवनाथ का वादा अब पूरा हुआ और वंश का पुनर्जन्म भी। बरसात की रात के बाद गांव में सुबह का उजाला शांत और स्पष्ट था। पीपल के पत्तों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं।
और कुएं से उठती हल्की भाप में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। राजू अपनी थाली लेकर चुपचाप दुकान के पीछे खड़ा था। गंगाराम पास में बैठा था। उसकी आंखों में एक अनकहा गर्व और थोड़ी उदासी थी। आज मैं जानूंगा, राजू ने मन ही मन कहा। सुरेश थोड़ी दूरी पर खड़ा डर और उत्सुकता के मिश्रण में कांप रहा था। तू पागल है क्या राजू? अभी दिन है और तू फिर से कुछ खोजने जा रहा है? राजू ने सिर हिलाया। सच जानना ही है। अगर मैं इसे नहीं समझा तो पिताजी की आत्मा भी कभी शांति नहीं पाएगी। गंगाराम ने देखा और धीरे से कहा, तो चलो, सच का रास्ता डर से नहीं, हिम्मत से मिलता है। राजू और गंगाराम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पीछे के पुराने हिस्से में एक छोटी धूल भरी द्वार थी, जिसे गंगाराम के पिता शिवनाथ ने कई साल पहले बंद कर दिया था। यहां ही तहखाना है, गंगाराम ने कहा। राजू ने देखा, चारों ओर पुरानी काई लगी थी और दीवारों पर महीन दरारें थीं। गंगाराम ने दीपक जलाकर द्वार खोली। भीतरी अंधेरा गाढ़ा था, पर भाप और दीपक की रोशनी में पुरानी मिट्टी और नम पत्थर झिलमिला रहे थे। राजू ने सांस गहरी खींची। क्या यहां सच छिपा है चाचा? गंगाराम ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और यह सच सिर्फ यहां नहीं बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाके की रक्षा से जुड़ा है। तहखाने में एक बड़ा पत्थर रखा था। उस पर उकेरे गए अक्षर अब भी स्पष्ट थे। राजू ने झुककर पढ़ा, जो भी इस वचन की रक्षा करेगा, उसके हाथों में गांव और जल की सुरक्षा होगी। थाली केवल प्रतीक है, शक्ति उससे कहीं बड़ी है, जिसे विश्वास और श्रद्धा से निभाया जाएगा। राजू की आंखें फैल गईं। चाचा, इसका मतलब यह है कि थाली सिर्फ चाय या बिस्कुट के लिए नहीं है? गंगाराम ने धीरे से कहा, बेटा, यह परंपरा हमारी जमीन, हमारे पानी और यहां रहने वाले हर जीव का सुरक्षा कवच है। पिताजी ने इसे केवल आदत नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन बना दिया। लक्ष्मी वहां आ गई। उसने दीपक को पत्थर के पास रखा। राजू, अब तुम्हें समझना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी पीढ़ी को भी पूरी करनी होगी, हर बरसात, हर सदी में। राजू ने पत्थर के नीचे देखा। कुछ छुपा हुआ था। एक तांबे का छोटा बॉक्स जिस पर लिखा था, शिवनाथ की शक्ति केवल वारिस के लिए। उसने बॉक्स खोला। भीतर एक पुरानी थाली थी जो हल्की सी चमक रही थी और उसके नीचे एक छोटा कागज पर लिखा था, अगर थाली और वंश की परंपरा नहीं निभाई गई तो यह क्षेत्र प्यासा रहेगा, न केवल गांव। जल का प्रवाह केवल विश्वास और श्रद्धा से ही सुरक्षित रह सकता है। राजू ने आंखें बड़ी कर लीं। तो यह केवल गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है और हम इसे निभाएंगे। गंगाराम ने सिर झुकाया। बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें पहले ही यह जिम्मेदारी दी। अब यह तुम्हारा काम है कि यह परंपरा कभी टूटे नहीं। तहखाने से बाहर आते हुए राजू ने देखा, तालाब का पानी पहले से अधिक साफ और चमकदार था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, राजू, अब डर कैसा? यहां तो सब कुछ शांत है। राजू मुस्कुराया। ये शांत नहीं है सुरेश, ये साक्षी है। ये देख रही है कि हम वचन निभा रहे हैं या नहीं, और अगर कोई भूल गया तो यह जगह उसे याद दिला देगी। लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अब थाली सिर्फ चाय या बिस्कुट नहीं है, यह विश्वास, श्रद्धा और गांव की रक्षा की पहचान है। तुम्हारे हाथ में यह शक्ति है। गंगाराम ने कहा, और यह शक्ति तभी मजबूत होती है जब दिल से निभाई जाए, डर से नहीं। राजू ने थाली दोनों हाथों में उठाई। आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता और दीपक साथ रखा। हवा चली, पीपल के पत्ते हिले और कुएं की ओर से हल्की भाप उठी। सभी ने देखा, पानी की सतह पर हल्का सा चमकता वलय उभरा, जैसे कुआं भी यह देखकर संतुष्ट हो। गांव में सुबह की हल्की धूप बिखर रही थी। कुएं से उठती भाप में अब डर नहीं था, पर राजू के मन में हल्की बेचैनी थी। थाली को हाथ में लिए हुए वह दुकान के पास खड़ा था। गंगाराम पास में बैठा
आंखों में वही स्थिरता और हल्की मुस्कान। लक्ष्मी ने अंदर से चूल्हे की तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में भय नहीं, सिर्फ चिंता थी। राजू ने कहा, चाचा, सब ठीक लगता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई अधूरा रह गया है। गंगाराम ने धीमे स्वर में कहा, तुम सही महसूस कर रहे हो बेटा। पिताजी की आत्मा शांति में है, पर एक रहस्य अब भी अधूरा है, जो केवल तुम्हारे हाथों खुल सकता है। सुरेश, जो अब भी थोड़ा डरपोक था, बोला, अभी क्या होगा राजू? क्या फिर कोई आवाज आएगी? राजू ने सिर हिलाया। यह डर नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अब देखना है कि किसका वचन अभी बाकी है। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। राजू और गंगाराम मंदिर की ओर बढ़े। पंडित कैलाश दीवार के पास खड़े थे, पुराने ग्रंथ पढ़ रहे थे। राजू, पंडित ने कहा, शिवनाथ की आत्मा आज भी पूरी तरह शांति में नहीं है। वह कहती है, जब तक मेरी अधूरी देखभाल का उत्तर नहीं मिलेगा, मैं पूर्ण नहीं हो सकती। राजू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अधूरी देखभाल? क्या मतलब? पंडित ने धीरे कहा, वह चाहता है कि रामदीन की आत्मा को भी शांति मिले। थाली केवल प्रतीक है, लेकिन दोनों आत्माओं को मुक्त करना तुम्हारा काम है। गंगाराम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम्हें वही करना है जो पिताजी नहीं कर पाए। लक्ष्मी पीछे खड़ी थी, आंखों में आंसू और हाथों में तुलसी का पत्ता। राजू, यह सब तुम्हारे हाथ में है। थाली सिर्फ चाय नहीं है, विश्वास और शांति का माध्यम है। राजू, सुरेश और गंगाराम तालाब की ओर निकले। तालाब आज शांत था, पर पानी की सतह पर हल्की सी भाप उठ रही थी। देखो बेटा, गंगाराम ने कहा, यही वह जगह है जहां रामदीन गिरा था, और वही कारण है कि आत्मा अधूरी थी। राजू ने थाली नीचे रखी। आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता। सुरेश कांपते हुए पूछा, और अब? राजू ने गहरी सांस ली। अब हम दोनों आत्माओं को एक साथ शांति देंगे। सिर्फ प्रतीक नहीं, पूरा वचन निभाना होगा। हवा चली और तालाब की सतह पर हल्की सी रोशनी उभरी। भाप से बनी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। शिवनाथ की परछाई और उसके पास एक हल्की परछाई, रामदीन की। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, हम आपको शांति देंगे। आपकी आत्मा अब सुरक्षित रहेगी और रामदीन को भी मुक्त करेंगे। गंगाराम ने दीपक थाली के पास रखा। लक्ष्मी ने तुलसी का पत्ता रखा। सुरेश ने कांपते हुए थाली को स्पर्श किया। तभी पानी की सतह पर हल्की सी हलचल हुई। 2 हाथ धीरे धीरे उठे, एक शिवनाथ का, एक रामदीन का। राजू ने आंखें बंद कर पूरे मन से कहा, आप दोनों अब मुक्त हैं। गांव सुरक्षित रहेगा और आपका वचन निभाया जाएगा। बरसात की रात और शिवनाथ की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में एक अजीब शांति छा गई थी। लेकिन इस शांति में एक बाहरी तत्व का आगमन होने वाला था, विज्ञान और तर्क का प्रतीक, जो अंधविश्वास और परंपरा को चुनौती देगा। सुबह सुबह इंस्पेक्टर सलीम खान अपनी मोटर बाइक पर गांव पहुंचे। सफेद शर्ट, नीली पैंट और आंखों में तीखी जिज्ञासा। वह हर चीज को तर्क के परखने के लिए तैयार थे। राजू और गंगाराम दुकान पर खड़े थे और सुरेश पास में ही कांप रहा था। सलीम ने गंगाराम से कहा, मैंने रिपोर्ट सुनी है, ये गांव अजीब घटनाओं का केंद्र बन गया है। थाली, कुआं, बरसात की आवाजें, मैं सब कुछ देखने आया हूं। गंगाराम ने स्थिर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, जो आप देखेंगे उसे केवल आंखों से न देखें, दिल से समझने की कोशिश कीजिए। सलीम ने हंसते हुए कहा, दिल से? मैं तर्क और सबूत से समझता हूं, डर और परंपरा से नहीं। सलीम, राजू और सुरेश तालाब के पास पहुंचे। सलीम ने हाथ में नोटबुक और लैंप लिया। तो ये वही तालाब है जहां घटनाएं हुई थीं? राजू ने हिम्मत से कहा, हां, और थाली आज भी यही रखी जाएगी। आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता। सलीम ने नोटबुक खोला और लिखा, ठीक है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे। कोई परछाई,
कोई आवाज, सबको रिकॉर्ड करेंगे। गंगाराम ने केवल सिर हिलाया। लक्ष्मी पास में खड़ी थी, हाथ में तुलसी का पत्ता। सूरज धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था और तालाब की सतह पर हल्की भाप उठ रही थी। शाम ढली और गांव के लोग मंदिर और तालाब के पास इकट्ठा हो गए। सलीम ने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण रखे। राजू ने थाली तालाब के पास रखी। गंगाराम ने दीपक जलाया। सलीम ने कहा, अगर कोई छाया या आवाज है, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा और साबित करूंगा कि यह किसी प्राकृतिक घटना से अधिक नहीं है। सुरेश ने कांपते हुए कहा, राजू, मुझे डर लग रहा है। राजू ने कहा, अब डरने की जगह नहीं है सुरेश, हमें यह देखना है कि श्रद्धा और विश्वास कितनी शक्ति रखता है। जैसे ही सूरज डूबा, हवा में हल्की ठंडक आई। तालाब की सतह पर भाप बढ़ने लगी। राजू ने धीरे कहा, अब देखो। अचानक भाप में दो हल्की परछाइयां उभरी, एक शिवनाथ की, एक रामदीन की। सलीम ने कैमरे की तरफ देखा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ धुंध है। उसने जोर से कहा। राजू ने थाली उठाई, दीपक के पास रखा और फुसफुसाया, आप दोनों अब शांति में हैं, गांव सुरक्षित है। तभी तालाब की सतह पर हल्की लहर उठी। सलीम ने कैमरा उठाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में केवल पानी की हल्की हिलन दिखाई दी। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। सलीम हैरान हो गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने खुद से कहा। गंगाराम ने धीरे कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसका विज्ञान नहीं समझ सकता। यह विश्वास और श्रद्धा की शक्ति है। जो आपने देखा नहीं, वह महसूस किया जा सकता है। वही सच्चाई है। राजू ने थाली को वापस जमीन पर रखा, दीपक की लौही ली। तुलसी का पत्ता हवा में हल्का सा झुका। तालाब की सतह पर पानी की लहरें बढ़ीं, हल्की लेकिन स्पष्ट। सलीम ने अपनी आंखें मिचमिचाईं। मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उन्होंने कहा। गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसे रिकॉर्ड करना नहीं, महसूस करना है। यही शक्ति है हमारे गांव की। लक्ष्मी ने दीपक की लौ बढ़ाई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह केवल विश्वास की थाली है। जो श्रद्धा से रखी जाए, वह न केवल आत्माओं को शांति देती है, बल्कि पूरे गांव की रक्षा करती है। सूरज की हल्की रोशनी तालाब पर पड़ रही थी। राजू ने धीरे से कहा, अब आप समझ गए ना, विज्ञान और तर्क हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। कुछ चीजें सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से ही जिंदा रहती हैं। सलीम ने सिर झुकाया। हाँ, शायद मैं गलत था। यह सिर्फ विज्ञान की सीमा से परे है। गंगाराम ने राजू को देखा। अब यह गांव तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा साहस और श्रद्धा ही इस परंपरा को बनाए रखेंगे। राजू ने थाली उठाई, आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता। दीपक उसके पास चला। तालाब की सतह पर हल्की भाप उठी, हवा चली और दूर मंदिर की घंटी ने फिर वही पुरानी फुसफुसाहट सुना दी। थाली रखना मत भूलना, सुरेश ने धीरे से कहा। राजू, अब मुझे भी विश्वास हो गया। यह सिर्फ थाली नहीं है, यह गांव का दिल है। राजू ने सिर हिलाया। हाँ, और अब यह दिल हमारी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर पीढ़ी तक धड़कता रहेगा। गांव में सुबह का उजाला फैल चुका था। पीपल के पत्तों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं और कुएं के पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। राजू अब पूरी तरह अपने नए कर्तव्य को समझ चुका था। दुकान के बाहर खड़ा था। थाली उसके हाथों में थी, वही पुरानी थाली जिसमें आधी चाय, 2 बिस्कुट और तुलसी का पत्ता था। गंगाराम पास में खड़ा था, आंखों में संतोष की चमक और हल्की उदासी। लक्ष्मी घर के भीतर खड़ी थी, पर उसकी निगाहें बार बार राजू पर टिकती थीं। सुरेश पीछे खड़ा, अब डर और शक से मुक्त, सिर्फ गर्व और उत्सुकता से देख रहा था। नंदराम पीपल के नीचे बैठे बीड़ी की राख गिराती हुई मुस्कुरा रहे थे। राजू ने धीरे से थाली को जगह पर रखा। भीतरी भाप उठी, हल्की पर स्पष्ट। तालाब की सतह पर हल्की लहरें उठीं और तभी 2 हल्की सी परछाइयां उभरीं, शिवनाथ और रामदीन की।
राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, अब आप शांति में रह सकते हैं। रामदीन भी सुरक्षित है। थाली की भाप में हल्की चमक फैल गई। शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। रामदीन की परछाई भी झुकी, मानो धन्यवाद दे रही हो। गंगाराम ने आंखें बंद की। अब मैंने अपना काम पूरा किया बेटा, अब ये तुम्हारा जिम्मा है। गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। सभी ने तालाब और थाली की ओर देखा। बच्चे उत्सुक, बूढ़े सम्मान के भाव से खड़े। और तब लक्ष्मी ने कहा, यह केवल चाय और बिस्कुट की थाली नहीं है, यह विश्वास, श्रद्धा और गांव की रक्षा की पहचान है। सूरज की किरणें तालाब पर पड़ रही थीं। पानी में हल्की सी चमक फैल गई। गंगाराम ने राजू को देखा और सिर हिलाया। अब यह गांव तुम्हारे हाथों सुरक्षित है, किसी भी तूफान में, किसी भी बरसात में। इसी समय मंदिर से पंडित कैलाश आए। राजू, उन्होंने कहा, शिवनाथ की आत्मा शांति में है, लेकिन यह वंश परंपरा केवल तभी सुरक्षित रहेगी जब थाली हर दिन उसी श्रद्धा से रखी जाएगी। राजू ने दीपक थाली के पास रखा। मैं वादा करता हूं, यह कभी नहीं रुकेगी और यह विश्वास अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। सलीम इंस्पेक्टर भी दूर से देख रहे थे। मैंने जो तर्क और विज्ञान से देखा वह सब यहां काम नहीं आया। यह श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है, उन्होंने धीरे से कहा। सुरेश ने कहा, राजू, अब मुझे भी समझ में आया, यह सिर्फ थाली नहीं, यह गांव का दिल है। तालाब की सतह पर हल्की भाप उठी। हवा चली, पीपल के पत्ते हल्के से हिले। दीपक की लौ स्थिर रही और दूर मंदिर की घंटी ने अपने आप बजा दी। थाली रखना मत भूलना, लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब पिताजी और रामदीन दोनों शांति में हैं और यह गांव सुरक्षित है। गंगाराम ने राजू की पीठ थपथपाई। बेटा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, डर से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। थाली को हाथों में संभालते हुए उसने कहा, मैं वादा करता हूं, यह थाली कभी सूखेगी नहीं। यह केवल चाय और बिस्कुट की नहीं, बल्कि गांव की हर सांस की सुरक्षा है। मैं इसे हमेशा रखूंगा। सूरज की रोशनी तालाब पर चमक गई। गांव में हवा हल्की, मीठी और शांत थी। पीपल की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। और इसी बीच दूर से पंडित कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवनाथ का वचन पूरा हुआ और अब यह विश्वास अगली पीढ़ी तक जारी रहेगा। गांव की मिट्टी, पानी और हवा सब एक साथ हल्की सी गूंज में बोले, थाली रखना मत भूलना। और उस दिन से राजू ने हर सुबह थाली रखनी शुरू की। आधी चाय, 2 बिस्कुट, तुलसी का पत्ता और दीपक। इस बार न केवल आत्माएं बल्कि पूरे गांव ने महसूस किया, विश्वास और श्रद्धा की शक्ति विज्ञान और डर से कहीं बड़ी है।